हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के संस्कृत का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल नीति श्लोका पाठ से लिया गया है और पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़ चेता नराधम के लक्षणों को लिखिए। यदि आप नीति श्लोका पाठ को पढ़े होंगे तो उसमें एक श्लोक दिया गया है कि अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेता नराधम। अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए किसी सभा में प्रवेश करता है, बिना कुछ पूछे बहुत ही ज़्यादा बोलता है और जिस व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता है वैसे मनुष्य पे वे सबसे ज़्यादा विश्वास करता है, तो ऐसे व्यक्ति को ही नीति श्लोका पाठ में नीच यानी मूर्ख कहा गया है। अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 10वीं कक्षा के संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम से लिया गया है और उसमें श्वेताश्व उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप होते हैं, यानी जितने भी अज्ञानी लोग हैं जिनके पास ज्ञान का भाव है वैसे मनुष्य अंधकार के समान होते हैं और ज्ञानी लोग प्रकाश के समान होते हैं। जिनके पास नॉलेज है, ज्ञानी जो लोग हैं वे प्रकाश के जैसे होते हैं। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को तो पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़िया कोई अन्य मार्ग नहीं है। यह जो आपका श्लोक से ऐसा लिया गया है, मंगलम पाठ का अंतिम श्लोक है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम तमसा परस्परात् विदित्वमेति मृत्युमेति न अन्य पंतो वित्ते अनाय। उसी श्लोक का ये क्वेश्चन था। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि शास्त्रकारः पाठ में वर्णित वैज्ञानिक शास्त्रों पर प्रकाश डालिए। तो इसका भी आसान शब्द में से लिखिएगा कि प्राचीन भारत में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के शास्त्रों की स्थापना हुई है। आयुर्वेद में चरक संहिता, सुश्रुत से संहिता के शास्त्रकार नाम से प्रसिद्ध है। वहीं पे रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान भी अंतर्भूत है। ज्योतिष शास्त्र में खगोल विज्ञान, गणित इत्यादि प्रसिद्ध है। तो वहीं पे आर्यभट्ट का जो ग्रंथ है जिसका नाम है आर्यभट्टियम, उसमें वराहमिहिर का बृहद संहिता बहुत बड़े बड़े विशाल ग्रंथ माने जाते हैं, जहाँ पे अनेक विषय समन्वित भी है। कृषि विज्ञान पराशर के द्वारा रचा गया है। प्राचीन भारत का गौरव सर्वथा समृद्ध है, यानी हमेशा के लिए समृद्ध है। अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन 4 जो है ये 10वीं कक्षा के संस्कृत का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, उसी पाठ से ये क्वेश्चन लिया गया है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति कैसे संभव है। यानी भगवान महात्मा बुद्ध का क्या कहना है शांति पाने के संबंध में, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति निर्वैर, करुणा और मैत्री भाव से ही संभव हो सकती है। जब महात्मा बुद्ध पाटलिपुत्र पटना गए थे तो उनका मानना था कि यह नगर आगे चलकर भविष्य में महानगर होगा, किंतु आग लगी, उसके बाद में बाढ़ और युद्ध की स्थिति से हमेशा पीड़ित रहेगा और कहीं न कहीं भगवान बुद्ध की कही गई बात आज सत्य साबित होते दिख रही है। अब अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देख लीजिए। क्वेश्चन 5 कहता है वेदांग संख्या में कितने हैं, इसके नाम बताइए। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल काफ़ी ही ज़्यादा बार पूछा गया है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, वेदों की संख्या आप सभी को बता दें तो वेदों की संख्या 4 होती है, वहीं पे वेदांगों की संख्या 6 होती है। महाभारत में वर्णित विवाहों की जो संख्या है वो 8 है। उपनिषद 108 होती हैं। पुराणों की संख्या 16 और यहाँ पे संस्कार होते हैं 16, पुराणों की संख्या होती है 18 और महाभारत में वर्णित श्लोकों की संख्या कितनी होती है जी, तो 1 लाख होती है। तो ये रामायण और महाभारत से संबंधित 5-6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, वेदांग जो होती हैं संख्या में 6 होते हैं। जैसे कि कौन कौन से होते हैं, तो शिक्षा होते हैं, कल्प होते हैं, व्याकरण होते हैं, निरुक्त छंद और इत्यादि ये ज्योतिष होती हैं।
देखिए, शिक्षा उच्चारण की प्रक्रिया का ज्ञान कराती है, यानी शिक्षा जो है ये उच्चारण के द्वारा प्रक्रिया का ज्ञान कराती है। कल्प सूत्रात्मक कर्मकांड का ग्रंथ है, व्याकरण, वर्ण, शब्द, वाक्य इत्यादि का अध्ययन कराती है। निरुक्त का जो कार्य है वो वेद के अर्थ का बोध कराना है। और छंद ग्रंथ सूत्र है, ज्योतिष विद्यांग से ज्योतिष ग्रंथ के बारे में जानकारी मिलती है। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल है। सवाल ये पूछा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। यानी आपसे सवाल में पूछा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आप सभी क्या जानते हैं, उन्होंने शिक्षा को लेकर क्या क्या किया था, वही आप सभी को इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना होगा। तो आसान शब्द में ऐसा लिखेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती अपनी शिक्षा से अभिप्रेरित होकर समाज में नई शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित किया। वैदिक साहित्य के साथ साथ पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए नई व्यवस्थाओं की शुरुआत की। उन्होंने अपनी शिक्षा में स्त्री शिक्षा, छुआछूत, बाल विवाह और कर्मकांड का निषेध किया। यानी ये सभी धार्मिक आडंबर जो फैले हुए थे मध्यकाल भारत में, उन सभी आडंबरों का ये खंडन किया, विरोध किया। अब देखिए अगला सवाल कहता है, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत के मूल्यों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो आसान शब्द में इसका आंसर लिखेंगे कि भारत का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग के जैसा है। यानी भारत की जो यहाँ पे जलवायु है, यहाँ की जो वातावरण है, वे इंद्र के भरी पूरी स्वर्ग के लोक के समान है। यहाँ पे देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों की अवतरण भूमि है। यानी यहाँ पे बड़े बड़े महापुरुष जन्म लिए हुए हैं, बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों का ये जन्म स्थल है। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण से लेकर भागवत पुराण में भी देखने को मिलती है। इस भूमि पर अवतरित होने वाला, यानी इस भूमि पर जन्म लेने वाला मनुष्य निश्चय ही धन्य है। आप सभी को यहाँ पे लिखना होगा कि हमारी भारत भूमि विशाल, रम्य रूपा और कल्याणप्रद है। अत्यंत शोभनीय और संसार का गौरव भारत हम सबों के द्वारा हमेशा पूजनीय है। यह जाति धर्म के भेदभावों को भुलाकर एकता एवं सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है। हम भारतीय सदैव कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा संपूर्ण परिवार है। और यह जो श्लोक है, गीता से लिया गया है, उसमें काफ़ी ही मज़ेदार शब्द दिया गया है, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा संपूर्ण परिवार है। अब अगला सवाल फिर से पाटलिपुत्र वैभव पाठ से आ गया। सवाल में कहता है कि दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में क्या क्या लिखा है। यहाँ से सवाल हालांकि पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी रचना दामोदर गुप्त की है। तो वहाँ पे कूटनीति टीम का आपके रचनाकार दामोदर गुप्त हैं, याद रखिएगा। देखिए कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र यानी पटना महानगर पृथ्वी पर बसे सभी नगरों में सर्वश्रेष्ठ है। कवि दामोदर गुप्त का मानना था कि जो पाटलिपुत्र यानी जो पटना है, ये पृथ्वी पे जितने भी बड़े बड़े महानगर हैं, उन सभी महानगरों में यदि कोई सबसे सर्वश्रेष्ठ महानगर है तो वह है पटना। क्योंकि यहाँ पे सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए ये क्वेश्चन VVI लगा लीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछा गया है। आसान शब्द में इसका आंसर लिखिएगा कि पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। याद रखिए कौन से काल में, तो शरद ऋतु के काल में। और किसके शासनकाल में, तो गुप्त वंश के शासनकाल में बड़े ही धूमधाम से कौमुदी महोत्सव को मनाया जाता था, जिसमें सभी नगरवासी आनंद मगन हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ था। आजकल जिस प्रकार से दुर्गा पूजा मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव को मनाया जाता था। अब देखिए अगला सवाल कहता है, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मूर्ख के लक्षण लिखिए।
यानी मूर्ख का लक्षण कौन कौन से है, नीति और का पाठ के बारे में बताया जाता है। देखिए, मूर्ख हृदय वाला अधम मनुष्य बिना बुलाए भीतर चला आता है, बिना कुछ पूछे ही बहुत बोलने लगता है और अविश्वसनीय पर भी विश्वास करता है। ऐसे लोगों को ही मूर्ख कहा गया है नीति श्लोक का पाठ में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि राजा शांतनु ने दुख का क्या कारण था। देखिए, एक बार जब राजा शांतनु घूमने के लिए यमुना तट पर गए थे तो वहाँ पे धीवर की परम सुंदरी जिसका नाम था सत्यवती, उस कन्या को देखकर उनके पिता से विवाह करने की इच्छा इन्होंने प्रकट किया था। किंतु कन्या के पिता इस शर्त पे सहमत हुए कि आपके विवाह के बाद हमारी कन्या यानी हमारी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही आपके साम्राज्य का अगला राजा बनेगा। देवव्रत के कारण राजा शांतनु कन्या के पिता को शर्त को नहीं माने, जिसके कारण वो काफ़ी ही ज़्यादा उदास हो गए थे। हालांकि कहानी ये बहुत लंबी चौड़ी है। इसमें जो सत्यवती का जो यहाँ पे स्वामी बनने वाले होते हैं महाराज शांतनु, और सत्यवती का पिता का नाम रहता है दासराज। तो देवव्रत जिसको आगे चलकर नाम पड़ा देवता पुत्र यानी गंगा पुत्र, जिसका पूरा नाम भीष्म पितामह रखा गया, और भीष्म पितामह के ही पिता का नाम था महाराज शांतनु। तब भीष्म पितामह अपने पिता के खुशी देखने के लिए, उनको खुश करने की वजह से क्या करते हैं कि अपना एक वचन करते हैं कि मैं तीनों लोगों को साक्षी रखकर ये मैं शर्त रखता हूँ, ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा। जिससे क्या होता है कि सत्यवती का शादी उनके पिता महाराज शांतनु से हो जाती है और उनके दुखों का समाधान हो जाता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के संस्कृत का 11 ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आशा करते हैं कि आज के वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।